है भारत के तट, मैदान और घाट। आज हम लोग भारत के तट, मैदान और घाट के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे काफ़ी सारे जो फिगर बनाए हमने मैप के थ्रू, आज आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहेंगे कि किस तरह से तट क्या है, मैदान क्या है और घाट क्या है। इन तीनों को विस्तार से हम लोग स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए अध्ययन करते हैं हम लोग क्रम से। जैसा कि आप जानते हैं भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। मैप में भी आप देखे होंगे कि भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। एक साइड में अरब सागर है, सेकंड साइड में बंगाल की खाड़ी है और लास्ट स्टेट में एकदम हिंद महासागर है। इस तरह से 3 ओर समुद्र तटीय क्षेत्रों से यानी समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो 3 ओर जलीय क्षेत्र से घिरे होने के कारण भारत जो है ये त्रिभुजाकार आकृति, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे ही द्वीपीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहा जाता है और इसी को पठारी क्षेत्र कहते हैं। डिफिनेशन इसके अलग अलग हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है, ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो 3 ओर जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो भारत 3 ओर जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसी डिफिनेशन के कारण जो है, इसी विशेषता के कारण इसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जैसा कि आप दिख रहा है आपको कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और इसी क्रम में पश्चिम में अरब सागर है। तो ये पश्चिमी मैप में है और ये अरब सागर है और इसी क्रम में दक्षिण में हिंद महासागर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हिंद महासागर। तो 3 ओर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और हिंद महासागर है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी, राइट साइड में क्या है या लेफ्ट साइड में क्या है, दक्षिण साइड में क्या है। तो 3 ओर जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तीनों के अलग अलग नाम हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। एक तो मुख्य भूमि की तटीय क्षेत्र पूछता है और एक कंप्लीट पूरा पूछता है, जिसमें कह सकते हैं कि आप द्वीपीय क्षेत्र भी उसमें ऐड रहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको नोटिस करना होगा कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, यानी मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर जिसे कह सकते हैं। और द्वीपीय तट रेखा को मिलाकर जो हमारे द्वीप समूह हैं, जब उनको मिला लेंगे तो उनको ऐड कर देंगे तो उसका कितना हो जाएगा, तो द्वीपीय तट रेखा को मिला करके कुल तटीय रेखा की लंबाई जो बनेगी 7516 किलोमीटर है। बिना द्वीपीय वाला क्षेत्र जो बनेगा तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर बनेगा। और द्वीपों को जब हम शामिल कर लेंगे तो द्वीपीय क्षेत्र मिला करके उन कुल तट रेखा की लंबाई कितनी होगी, 7516 किलोमीटर होगी। अब इसी क्रम में देखेंगे भारत में कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हैं, यानी भारत के 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्र से लगे हुए हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। संख्या दिया रहेगा कि कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, यानी कितने राज्यों की सीमाएं समुद्र तटीय क्षेत्रों से लगी हुई है, तो उनकी संख्या 9 है। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, जैसा कि आपको हमने यहाँ मैप में दिखाने का प्रयास किया है। जैसे आप देख रहे हैं गुजरात है, समुद्र तट से लगा हुआ है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। हमने ये स्ट्रेंथ पूरी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्रों से लगे हुए हैं। इसी क्रम में आगे स्टडी करेंगे, हम लोग देखेंगे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। ये भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा गुजरात का क्षेत्र है और भारत का सबसे लंबा तट वाला राज्य ये है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 1214 किलोमीटर है। तो गुजरात 1214 किलोमीटर लिए हुए है तटीय रेखा वाली लंबाई वाला क्षेत्र। और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम तट वाला राज्य गोवा है, 101 किलोमीटर है। तो 2 ये आंकड़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में कि सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है जो समुद्र तट से लगा हुआ है और सबसे छोटा कौन सा है। तो 2 राज्य आपके निकल करके आए। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। दोनों के आंकड़े भी लिखे हुए हैं। 1214 किलोमीटर गुजरात का है और गोवा का 101 किलोमीटर है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार जिसकी लंबाई कितनी है, 1962 किलोमीटर है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूर्वी तट यहाँ पे हमने दिखाने का प्रयास किया है, 2 तरीके से हैं। यहाँ पे आप तट स्टडी करेंगे, घाट स्टडी करेंगे और इसी क्रम में तटीय मैदान अध्ययन करेंगे। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है नाम से। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको जानना होगा बहुत विस्तार से। तो यहाँ आप आपको देखेंगे पूर्वी तट पर स्थित, तो यहाँ पे क्या है कि पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट कहते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं पूर्वी तटीय क्षेत्र है और पूर्वी तटीय क्षेत्र पर
स्थित जो घाट है, तो पूर्वी तट पर स्थित पर्वत की जो श्रृंखला है, यानी आपके यहाँ पर हमने पर्वत दिखाने का प्रयास किया है। दोनों साइड में पर्वत हैं, पश्चिमी साइड में और पूर्वी साइड में। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या बन रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट कहते हैं। तो यहाँ पे जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, ये पूर्वी क्षेत्र में यानी पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उन्हीं को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। तो ये पूर्वी घाट कहलाएगा इस साइड में, और इस साइड में क्या कहलाएगा, पश्चिमी घाट। यानी पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको पूर्वी घाट कहेंगे, और पश्चिमी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इन्हें पश्चिमी घाट कहते हैं। तो दोनों के एक्सप्लेन क्लियर हो गया, दोनों का परिभाषा इस तरह से क्लियर हो गया कि पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट, और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी तट पर स्थित, देखें यहाँ पे पश्चिमी तट ये है, और इस तट पर स्थित जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, इसके घाट को क्या बोलेंगे, पश्चिमी श्रृंखला के पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसा आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट है, और इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इसी क्रम में आगे देखेंगे पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये पूर्वी घाट है, आपका पर्वतों की श्रृंखला है, और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में पूर्वी और पश्चिमी घाट को पठारी क्षेत्र के ढलान है, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों तरफ ढलान है। ये पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दोनों तरफ ढलान है। जैसा कि आप जानते हैं पश्चिमी ढलान की नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं, पश्चिमी घाट की ओर बहती हैं, और पूर्वी ढलान की नदियाँ पूर्वी घाट की ओर बहती हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट जो है, इधर की नदियाँ जो बहती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं, और पूर्वी घाट की जो नदियाँ बहेंगी वो डेल्टा बनाएंगी। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज्वार नदमुख एक तरफ की नदियाँ बना रही है जो घाट के ढलान जो है, और दूसरे घाट के जो ढलान है वो एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख, और एक तरफ डेल्टा। तो यहाँ की इधर की नदियाँ जो इस साइड में बह रही हैं पूर्वी घाट में, इधर डेल्टा बनाएंगी, और पश्चिमी घाट पे बहने वाली नदियाँ क्या बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगी, यानी ज्वार नदमुख बनाएंगी। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको स्टडी करते हुए इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगले स्टेप पे हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट के ढलान के बाद पश्चिमी तट के 4 भागों को बांटा गया है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र को पश्चिमी तट कहा जाता है, और पश्चिमी तट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं देखेंगे। तो पश्चिमी तट पे जो भाग हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 4 भागों में हमने डिवाइड किया है कि पश्चिमी तट के भागों को 4 भागों में बांटा गया है। गुजरात से दमन तक के भाग को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। जो हमने इस मैप में दिखाने का प्रयास किया, अभी हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे कि यहाँ पे गुजरात से दमन तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है, काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात यहाँ पे है, और इस जगह पे दमन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो क्षेत्र है इसी को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। मैप में दर्शाने के लिए भी आता है काठियावाड़ तट कहाँ पे है, तो गुजरात से लेकर के दमन तक का ये पूरा जो क्षेत्र है इसी को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप में है गोवा तक, यानी काठियावाड़ तक के नाम जाना। दमन से गोवा, यहाँ पे आपने देखा कि दमन से लेके गोवा तक के भाग को कोंकण तट कहा जाता है, अभी अब मैप में दिखा रहे हैं आपको। और गोवा से कर्नाटक तक के भाग को केनरा तट के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक से केरल तक के भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो मैप में चलिए दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपने देखा किस तरह से गुजरात से और दमन तक का जो क्षेत्र है वो काठियावाड़ तट है, और दमन से लेके गोवा तक का जो क्षेत्र है वो कोंकण तट। यहाँ पे दिख रहा है कि दमन से गोवा तक का क्षेत्र जो कहलाएगा कोंकण तट कहलाएगा, गोवा से कर्नाटक का क्षेत्र जो केनरा तट कहलाएगा, और कर्नाटक से लेकर के केरल तट का क्षेत्र जो होगा मालाबार तट कहलाएगा। तो ये पूर्वी जो तट हैं इसके 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और इस तरह से 4 पॉइंट्स हमने बताए हैं कि ये इस प्लेस से इस प्लेस के बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, किस नाम से जाना जाता है। तो चारों नाम हैं, काठियावाड़ है, कोंकण है, केनरा है और मालाबार तट है। इसी तरह से पूर्वी क्षेत्रों को भी डिवाइड किया है हमने। यहाँ पे आपको जैसा दिखाई दे रहा है ये तमिलनाडु से लेके और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, इस पूरे तटीय क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, कोरोमंडल तट। एग्जाम में इस तरह से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कोरोमंडल तट को दर्शाएं मैप में।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश का जो ये पूरा जो क्षेत्र है इसी को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है इसे डेल्टा क्षेत्र भी कहते हैं और इसी को उत्तरी सरकार मैदान कहा जाता है। यानी इधर का जो मैदानी क्षेत्र है इसी को उत्तरी सरकार मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी हमने मैदान दिखाने का प्रयास किया है। जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको ये मैदानी क्षेत्र है। इस साइड में आपका ये पूर्वी तटीय मैदान है और इधर का जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये पश्चिमी तटीय मैदान है। तो इस तरह से हमारे दो मैदानी क्षेत्र हैं। तो आपने स्टडी किया मैदान अलग होते हैं, तटीय क्षेत्र अलग होते हैं और इसी को घाट बोला जाता है अलग अलग। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दिख रही, घाट अलग है यानी इस ढलानों को घाट कहा जाता है, पहाड़ी क्षेत्र के निचले हिस्से को, और ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। और सामने पूरा क्या है, समुद्र के सामने वाला हिस्सा ये तट कहलाएगा। तो इस तरह से इन तीनों के नाम अलग अलग हैं, इसको आप इस तरह से स्टडी करते हुए जानते रहें। आगे हम लोग देखेंगे इसी में यहाँ पे उत्तरी सरकार किसे बोलते हैं, इस क्षेत्र में फैले मैदान को। किस क्षेत्र में, तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल का ये जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र है, इसी मैदानी क्षेत्र को उत्तरी सरकार मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी क्रम में। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि जिस स्थान पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। तो दोनों का क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है कि जिस स्थान पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। यानी दोनों जहाँ मिल रहे हैं, दोनों इस जगह पे यहाँ मिल रहे हैं, तो हमने यहाँ दर्शाने का प्रयास किया कि इस जगह को क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है पश्चिमी तट के नाम पे दोड्डा बेट्टा के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे जो इसको कह सकते हैं कि नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोड्डा बेट्टा। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं, तो दोड्डा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, इसी के आधार पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ओर जहाँ मिलती हैं यानी पश्चिमी तट और पूर्वी तट जहाँ मिलते हैं उन्हीं दोनों तटों पे ही नीलगिरी पर्वत की अवस्थिति है और सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोड्डा बेट्टा है। तो डेश नोन आज वीडियो में आपने बहुत विस्तार से अध्ययन किया, तट क्या है, मैदान क्या है, घाट क्या है, इनके विषय में आपने विस्तार से अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से नए वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।